नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, छठी कक्षा में आप सबका स्वागत है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी सपरिवार सुरक्षित और स्वस्थ होंगे। बच्चों, हर साल के जैसे इस साल आप विद्यालय खुलने पर अपने शिक्षिकाओं और मित्रों से नहीं मिल पाओगे। हमें भी आपकी चहचहाहट, चेहरे की खुशी, कुछ बच्चों की शैतानी, आप सबकी मस्ती देखने के लिए नहीं मिलेगी। बहुत बुरा लग रहा है। लेकिन बच्चों, आपकी हिंदी पाठ्य पुस्तक में एक कविता है, तूफानों से क्या डरना। उसमें एक पंक्ति है, धूप छांव जीवन का हिस्सा, कभी अंधेरा कभी उजाला, रात हो चाहे कितनी लंबी, उसका भी है अंत सवेरा। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि हमें कहना चाहते हैं कि धूप और छांव, धूप सुख का प्रतीक है और छांव दुख का प्रतीक है। सुख दुख जीवन के हिस्से हैं। हमारे जीवन में सुख और दुख तो आते ही रहेंगे। जिस प्रकार से रात हो चाहे जितनी लंबी, उसका भी है अंत सवेरा। रात भले ही बच्चों कितनी भी लंबी हो, लेकिन उस रात का अंत करने के लिए सूर्य आता है। वो अपनी किरणें बिखेरता है और सवेरा ला देता है और रात को समाप्त कर देता है। इसी प्रकार से बच्चों, हमारे जीवन में जो कोरोना रूपी दुख आया है, वो भी जरूर दूर होगा। आप सबकी खिलखिलाहटें फिर से विद्यालय में गूंजेंगी। हम फिर से पहले जैसे मिलेंगे। तब तक आप स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। चलिए हम थोड़ी पढ़ाई कर लेते हैं। अब हम नए पाठ की शुरुआत नहीं करेंगे। पिछले वर्ष आपने जो स्वर और व्यंजन पढ़ा था, उसी का हम पुनरावर्तन करेंगे। चलिए पुनरावर्तन करते हैं। बच्चों, जैसे आप सभी को मालूम है, हिंदी वर्णमाला के 2 प्रकार हैं, स्वर और व्यंजन। तो सबसे पहले मैं स्वर का उच्चारण करूंगी और आप उसे मेरे बाद बोलेंगे। मुझे पता है आप सबको स्वर और व्यंजन आता है, लेकिन हम फिर से इसका पुनरावर्तन करेंगे। मेरे बोलने के बाद आप बोलेंगे। अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ, अह। अभी इसी प्रकार से हम व्यंजनों का भी पुनरावर्तन करेंगे। मैं पढ़ूंगी, उसके बाद आप पढ़ेंगे। क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, ळ, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, श, स, ह, क्ष, त्र, ज्ञ, श्र। चलो बच्चों, फिर से एक बार हम व्यंजन पढ़ लेते हैं। क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, ळ, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, श, स,
ह, क्ष, त्र, ज्ञ, श्र। अभी बच्चों देखिए, यहाँ मैं अतिरिक्त जो व्यंजन लिखी हूँ ये अलग से व्यंजन नहीं है, इसी ड और ढ से बना हुआ है। कहीं कहीं किसी शब्द में ड और ढ के नीचे ये बिंदी आती है, इस बिंदी को हम कहते हैं नुक्ता। इस बिंदी को हम क्या कहते हैं? नुक्ता। तो जब ये बिंदी लग जाती है ऐसे ये ड होता है, और जब बिंदी लग गई तो ड, और ऐसे ये ढ होता है, जब बिंदी लग जाती है तो ढ। तो इस प्रकार से ये स्वर और व्यंजन हैं। मराठी में थोड़ा सा कुछ कुछ स्वरों का, व्यंजनों का उच्चारण अलग होता है और हिंदी में थोड़ा अलग होता है। जैसे कि मराठी में आप इसे रू बोलते हैं, लेकिन हिंदी में इसे री बोलते हैं। मराठी में आप इसे आई बोलते हैं, लेकिन हिंदी में इसे ए बोलते हैं। मराठी में आप इसे औ बोलते हैं, लेकिन हिंदी में इसे औ बोलते हैं। तो इसी प्रकार से यहाँ पर कुछ व्यंजन हैं जिनका हिंदी में उच्चारण अलग है। जैसे ये देखिए, क से लेकर ट तक वर्ग के ये तीनों व्यंजन को हम मराठी से थोड़ा अलग बोलते हैं। इसको अंग बोलते हैं, इसको इञ बोलते हैं, इसको ड़ बोलते हैं। बाकी सब मराठी के जैसे बोलते हैं। हाँ, एक और व्यंजन है जिसे मराठी से थोड़ा अलग बोला जाता है। इस व्यंजन को आप मराठी में न्य बोलते हैं, लेकिन हिंदी में इसे ज्ञ बोला जाता है। चलिए बच्चों, हम अब स्वर और उसकी मात्राओं से परिचित होते हैं। देखिए बच्चों, इस पूरी पंक्ति में स्वर हैं, यहाँ पर उनकी मात्राएं हैं, और यहाँ पर मात्राएं जब व्यंजन के साथ लगती हैं तो कैसे दिखती हैं और कैसे बोली जाती हैं वो यहाँ पर लिखा गया है। तो चलिए बच्चों, पहला स्वर देखिए अ। अ का तो वैसे कोई भी मात्रा नहीं होती है, लेकिन अ एक ऐसा स्वर है जो प्रत्येक व्यंजन के बाद आता है। अब जैसे आप बोलिए क, ख, म, त, ट, तो आप देखेंगे तो हर एक व्यंजन के अंत में अ आता ही है। इसी प्रकार से देखिए, क के साथ अगर अ स्वर जोड़ेंगे तो वो क होगा। अब आ की मात्रा जो है ये ऐसी खड़ी पाई है, और इसको क के साथ जोड़ेंगे तो क्या होगा? का। अब ये छोटी ई की मात्रा, इसको ह्रस्व भी कहते हैं या लघु ई भी कहते हैं। अब ये लघु है, लघु मतलब छोटा, तो इसकी मात्रा जो है वो किसी भी व्यंजन के आगे से लगेगी, और इसको हम बोलते समय थोड़ा जल्दी बोलेंगे। अब ये छोटी है तो हमें इसे जल्दी बोलना पड़ेगा। अब ई जो है क के साथ लगेगी तो हो जाएगा की। अभी इसी प्रकार से है ये बड़ी, इसे दीर्घ ई भी कहते हैं, और इसे किसी भी व्यंजन के पीछे से लगाते हैं। अभी देखिए, क के साथ लगी है और हो गई है की। अब ये छोटा ऊ है जिसे ह्रस्व ऊ भी कहते हैं, और ये किसी भी व्यंजन के नीचे आगे की तरफ लगता है। अब देखिए, क पर लगा है, इसे भी जल्दी बोलेंगे क्योंकि ये छोटा ऊ है, तो हो जाएगा कू। इसी प्रकार से ये बड़ा ऊ है या दीर्घ ऊ है, तो इसे हम आराम से बोलेंगे और व्यंजन के नीचे लगाएंगे और हो जाएगा कू। अब ये है री, जिसे आप मराठी में रू कहते हैं, और इसकी जो मात्रा है वो इस प्रकार से होती है और किसी भी व्यंजन के नीचे लगती है। अब क पर री की मात्रा लगी तो हो गया क्री। अब यहाँ पर ए स्वर आ गया, और इसकी मात्रा यहाँ देखेंगे लिखते समय यहाँ पर ऊपर कुछ भी नहीं होता है, लेकिन जब इसकी मात्रा लगती है तो एक यहाँ पर डंडी लग जाती है, और यहाँ क पर लगेगी एक की मात्रा तो हो जाएगा के। अब यहाँ ए की मात्रा है तो यहाँ पर किसी भी व्यंजन के ऊपर ऐसे दो डंडी लगा दी जाती है और कहा जाता है कै। ओ की मात्रा देखिए, जो पीछे लगा हुआ है एक खड़ी पाई और ऊपर एक डंडी,
और क पर ओ की मात्रा लगेगी तो को हो जाएगा। औ की मात्रा है, औ की मात्रा इस प्रकार लगाई जाती है और क पर औ की मात्रा लगेगी तो हो जाएगा कौ। इसी प्रकार से ये अंग है, अंग की जो मात्रा है वो इस प्रकार से लगाई जाती है और क पर अंग की मात्रा लगेगी तो हो जाएगा कं। शायद आप इसे मराठी में बोलते हैं, लेकिन हिंदी में इसे अंग बोला जाता है और ये क पर लगेगा तो हो जाएगा कंग। अब बच्चों, ज़्यादातर बच्चे इसे क्या बोलते हैं? बिंदी बोलते हैं। वो शब्द के ऊपर बिंदी लगेगी, तो बिंदी नहीं, इसका नाम है और इसका नाम है अनुस्वार। इसी प्रकार से ये देखिए अह। अभी अह की जो मात्रा है वो इस प्रकार से लगाई जाती है। किसी भी अह की मात्रा बच्चों ध्यान में रखिएगा, व्यंजन के बाद ऐसे दो बिंदी लगाई जाती है। अभी ये अह की मात्रा क पर लगेगा तो हो जाएगा कह, और ये दो बिंदी का भी नाम है। अह की मात्रा को हम विसर्ग कहते हैं। इसी प्रकार से ये अंग है, ये अंग से ही बना है, लेकिन ये जो शब्द थोड़े नाक से बोले जाते हैं वहाँ पर, जैसे चांद, तो वहाँ पर ये मात्रा लगती है, इसे चंद्र बिंदु भी कहा जाता है। लेकिन इसका सही नाम है अनुनासिक। नासिका मतलब होता है नाक, और जब ये मात्रा किसी भी अक्षर पर लगेगी तो उस अक्षर को हमें थोड़ा नाक से खींचकर बोलना पड़ता है, इसीलिए इसे अनुनासिक कहा जाता है। अब क पर ये मात्रा लग जाएगी तो हो जाएगा कुं। तो इसी प्रकार से देखिए, ये अनुस्वार है, ये विसर्ग है और ये अनुनासिक है। उम्मीद करती हूँ कि आप सबको समझ में आया होगा। तो चलिए देखते हैं आपका गृह कार्य क्या है। हाँ, तो बच्चों, गृह कार्य है स्वर और व्यंजन को 2 बार लिखिए। जो स्वर और व्यंजन मैंने आपको पढ़ाया उसी को आप 2-2 बार लिखिएगा। स्वर को 2 बार और व्यंजन को 2 बार लिखिएगा। उसके बाद दूसरा गृह कार्य है, निम्नलिखित व्यंजनों की 12 खड़ी लिखिए। 12 खड़ी आपको मालूम है, जैसे अभी मैंने मात्राएं पढ़ाई क, का, की, वही 12 खड़ी आपको लिखनी है। लेकिन सभी व्यंजनों की नहीं लिखनी है। किसकी लिखनी है? ग, ज, ट, ध, म, ल, स, ज्ञ। अब तीसरा गृह कार्य है स्वर और उसकी मात्राएं लिखिए। इसके पहले जो मैंने आपको पढ़ा है स्वर और उसकी मात्राएं, उसी को आपको हिंदी नोटबुक या कॉपी में लिखना है। बच्चों, अगर आपको नोटबुक या कॉपी मिलती है तो 100 पेजेस की या 100 पेज की हिंदी की नोटबुक बनाइए। और जैसे पिछले वर्ष आप डबल लाइन की नोटबुक में लिखते थे, वैसे अभी नहीं लिखना है। सिंगल लाइन की नोटबुक में आपको हिंदी का गृह कार्य करना है। अगर आपको नोटबुक नहीं मिल रही है तो पिछले वर्ष की अगर किसी नोटबुक के पन्ने बचे हुए हैं, उसे निकालकर अपनी माताजी या पिताजी की मदद से सुई और धागे से सिलकर एक नई कॉपी बना लीजिए और उसी में हिंदी का गृह कार्य कीजिए। तो चलिए बच्चों, अब अगले वीडियो में हम मिलेंगे।